हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स अगर आप इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो यूटिलिटी का मतलब ये बताता है द स्टेट ऑफ बीइंग यूजफुल, प्रॉफिटेबल और बेनिफिशियल। ठीक है, अगर कोई एक्स वाई जेड कमोडिटी आपके लिए बेनिफिशियल है तो वो आपके लिए यूटिलिटी रखती है, अदरवाइज नहीं। लेकिन इको में इसका मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। इको में हम यूटिलिटी किसको बोलते हैं बच्चों? जब कोई भी एक्स वाई जेड कमोडिटी आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर रखती है तो उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। बेशक से वो यूजफुल हो लेकिन वो आपकी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, इसका मतलब दैट कमोडिटी इज नॉट हैविंग यूटिलिटी फॉर यू। ओके, तो इसके कुछ एक पॉइंट्स पहले ही क्लियर कर लेते हैं यूटिलिटी से रिलेटेड। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, अ यूटिलिटी ऑफ अ गुड डिफर्स फ्रॉम वन कंज्यूमर टू अनदर कंज्यूमर। जो यूटिलिटी होती है वो एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर पे डिफर करती। वो सब ऐसा नहीं है कि एक चीज में एक्स के लिए अगर यूटिलिटी है तो वाई के लिए भी यूटिलिटी हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल इसका देखते हैं। ये देखो, ये कोई पर्सन है एक्स वाई जेड, इसके पास इतने सारे फ्रूट्स हैं। ठीक है, लेकिन इसको फ्रूट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इसके लिए इन फ्रूट्स में कोई भी यूटिलिटी नहीं है। ये जो है एक्स वाई जेड, इसको नॉन वेज खाना अच्छा लगता है मान लो। ठीक है, तो इसके लिए यूटिलिटी किस में होगी? सिर्फ नॉन वेज चीजों में। और ये रिच है, इसको फ्रूट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो इसके लिए इसमें कोई खास यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड यू कैन सी, एक कोई पुअर पर्सन है, ठीक है, इसके लिए एक फ्रूट में कितनी ज्यादा यूटिलिटी है। इसको इतने सारे फ्रूट्स मिल रहे हैं फिर भी ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल, बट इसको शी इज हैविंग ओनली वन बनाना, स्टिल शी इज सो मच हैप्पी आफ्टर हैविंग दिस वन बनाना। ओके, तो यूटिलिटी डजंट मीन कि एक चीज की यूटिलिटी दोनों के लिए सेम हो। एक चीज की यूटिलिटी दोनों के लिए अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट है, it keeps on changing for the same consumer due to change in amount of desire। जो यूटिलिटी है वो आपके लिए हमेशा सेम नहीं होती है। आज मान लो वो जो, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, वो कोई एक्स वाई जेड पर्सन है, उसके लिए एक बनाना की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। कल को मान लो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है तो उसके लिए उस बनाना में कोई भी यूटिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो, ये कोई दो बच्चे हैं, इनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। ठीक है, और ये कोई और बच्चे हैं, इनके पास पहनने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, और इन्होंने फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन इन्होंने क्या हुआ, ये फटे हुए कपड़े नहीं है, पुराने हो गए हैं थोड़े से, दे आर डोनेटिंग दीज क्लोथ्स। व्हाई? बिकॉज they are old, these are not, they are not liking these। तो ये इन कपड़ों को क्यों नहीं पहनना पसंद कर रहे हैं? क्योंकि ये जो कपड़े हैं इनको पुराने हो गए। जब ये कपड़े इन्होंने, ये ड्रेसेस इन्होंने नई खरीदी थी तो उस टाइम पे क्या था, इन ड्रेसेस की यूटिलिटी इनके लिए बहुत ज्यादा थी, है ना? जब, लेकिन आज ये ड्रेसेस इनकी पुरानी हो गई हैं, फटी नहीं है, बस इनकी ड्रेसेस जो है वो पुरानी हो गई हैं। ठीक है, तो आज इनके लिए सेम चीज की यूटिलिटी कम हो गई है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपकी नीड पे, आपके लिए कोई चीज कब ज्यादा यूटिलिटी वाली होती है और कब ज्यादा यूटिलिटी वाली नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद इट्स यूजफुलनेस। यूटिलिटी जो है उसको हम लोग सोचते हैं यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस, ऐसा नहीं होता है। यूटिलिटी कभी भी यूजफुलनेस नहीं होती है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, देखो पेंट है, ओके, पेंट तो यूजफुल होता है, कहीं ना कहीं तो यूजफुल होता है ना। लेकिन ये कोई एक्स वाई जेड पर्सन है, इसको पेंटिंग आती ही नहीं, तो इसके लिए ये पेंट क्या होगा? यूजफुल तो होगा, इसको कहीं ना कहीं तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इस पेंट के अंदर इस एक्स वाई जेड पर्सन के लिए कोई भी यूटिलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसको पेंटिंग आती नहीं, इसको इस पेंट को यूज करना आता ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड यू कैन सी, देयर इज अ गर्ल
ठीक है, इसको पेंटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस पेंट, अगर सेम पेंट हम इस गर्ल को देंगे तो इस बच्चे के लिए क्या है, इस पेंट में यूटिलिटी है। लेकिन ये जो XYZ अंकल जी हैं, इनके लिए इस पेंट में कोई भी यूटिलिटी नहीं है। तो जो यूटिलिटी होती है वो डिपेंड करती है उसके वांट सेटिस्फाइंग पावर पे। अगर कोई चीज आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सकती है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर यूटिलिटी है। ठीक है, तो जब भी आप यूटिलिटी के बारे में लिखें, जब नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो नोट्स में आपको क्या लिखना है, ये पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, यूटिलिटी हम यूजफुलनेस सोचते हैं, तो आपको नोट्स में ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं। यूटिलिटी का मतलब सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन में अभी आपको बताऊंगी, और उसके बाद आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं जो हमने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी। ओके, ये कुछ एक ऑथर्स की डेफिनेशंस है, आपको जोन सी इजी लगे वो याद कर लेना, एक याद कर लेना या 2 याद कर लेना। ठीक है, जब आप किसी ऑथर के हिसाब से डेफिनेशन लिखते हो बच्चों, तो आपको वर्ड टू वर्ड लिखना होता है। ठीक है, अगर आप ऑथर के हिसाब से नहीं, तो आप कभी भी नाम लिखो तो आपको ये डेफिनेशन ऐसी की ही ऐसी लिखनी होगी। लेकिन अगर आप किसी ऑथर के नाम के साथ नहीं लिख रहे हो, तो आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से इस डेफिनेशन को बना सकते हो। तो ये जो डेफिनेशन है इसमें आप देख सकते हो, प्रोफेसर वर्क, यूटिलिटी इज द पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अच्छी डेफिनेशन है ये, आप इसको चाहो तो याद कर सकते हो। जब आप ये डेफिनेशन करोगे, यूटिलिटी इज द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, पावर ऑफ अ कमोडिटी को और सेटिस्फाई ह्यूमन वांट को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, ये यहाँ तक थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, इसको अंडरलाइन मत करना। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है फ्रेशर के अकॉर्डिंग, ऑन द whole on the whole in recent years the wider definition is preferred. Okay, and utility is identified with desire rather than with its satisfyingness. इसने अपनी एक डेफिनेशन दे दी है। मेरे हिसाब से आप सिर्फ एक ये डेफिनेशन याद कर सकते हो जो 11th के सिलेबस के हिसाब से है ना, और एक ये डेफिनेशन याद कर सकते हो, इजी है और आप इसको छोटी भी है याद कर सकते हो इजीली। यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई, तो एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट, इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, बाकी आप याद करने को कोई सी भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट है, यूटिलिटी के अलग अलग टाइप होते हैं। यूटिलिटी जो होती है, यूटिलिटी के अलग अलग टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप की यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो मार्जिनल टोटल और एवरेज का कंसेप्ट है ना बच्चों, इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये मार्जिनल टोटल और एवरेज का कंसेप्ट जो है ये आपका रेवेन्यू में और कॉस्ट में कई सारे चैप्टर्स में आता है। तो इको में इस टॉपिक से आपका पीछा नहीं छूटेगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या, यूटिलिटी तो हमको क्लियर हो गया ना, यूटिलिटी मतलब कोई भी चीज आपके लिए वांट, आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सकती है कि नहीं कर सकती, इसका मतलब उसमें आपके लिए यूटिलिटी है। अब नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हो तो टोटल यूटिलिटी में कितना इंक्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, और इसमें आपको अंडरलाइन कर लेना है, इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन मोर एक्स्ट्रा, ये अंडरलाइन कर लेना आप, मैं कर भी देती हूँ। वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी, ये दोनों अंडरलाइन कर लेना है। या फिर इट इज द एडिशनल सेटिस्फेक्शन गेन्ड फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आना चाहिए। ठीक है, इसको करेक्ट करना। अच्छा, इसका ये फॉर्मूला है यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू चेंज इन टीयू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ओके,
तो चेंज को हम डिनोट करते हैं ट्राइंगल से, चेंज इन TU डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो ये इसका एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला भी है इसका, TUN माइनस TUN-1। अभी इसका हम एक न्यूमेरिकल करेंगे छोटा सा, तो उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एडिशन टू टोटल यूटिलिटी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट आप कंज्यूम करते हो तो उससे टोटल यूटिलिटी में कितना डिफरेंस आता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी, अच्छा आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हो अपने नोट्स में। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? हर एक यूनिट की पर्सनल यूटिलिटी होती है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? हर एक यूनिट की पर्सनल यूटिलिटी होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी के बाद टोटल यूटिलिटी। ओके, टोटल यूटिलिटी का मतलब है जब आप सारी यूनिट्स कंज्यूम कर लेते हो तो उन सारी यूनिट से आपको इन टोटल कितनी यूटिलिटी मिल रही है, उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। तो जो हर एक यूनिट होती है उसकी पर्सनल यूटिलिटी क्या होती है बच्चों? मार्जिनल यूटिलिटी। एक यूनिट की जो यूटिलिटी है वो उसकी मार्जिनल होगी, दूसरी यूनिट की है वो उसकी मार्जिनल हो गई। तो जब हम सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को प्लस कर देते हैं, ये सिग्मा MU मतलब सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को प्लस कर देते हैं, तो आ जाती है हमारी टोटल यूटिलिटी। या फिर हम टोटल यूटिलिटी को AU इंटू क्वांटिटी करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अभी करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हो यहाँ से। Total utility is the overall satisfaction, that a consumer derives from the consumption of all the units। उसमें क्या करा था? एडिशनल यूनिट। मार्जिनल यूटिलिटी में आपने क्या अंडरलाइन किया था बच्चों? इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, वन मोर यूनिट। तो इसमें आपको क्या अंडरलाइन करना? टोटल यूटिलिटी इज द ओवरऑल सेटिस्फेक्शन that a consumer derives from the consumption of all the units of a particular good and services। ठीक है, ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है, आप इसको लिख लेना। नहीं तो each individual unit of a good or service has a marginal utility of their own। Total utility is the sum of marginal utility of all such individual terms। ये जो डेफिनेशन है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है टोटल से, और ये यहाँ सर्विसेज पे खत्म होती है। इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, आपको कहीं और किसी बुक में कोई और मिले तो वो याद कर लेना। ये इसका फॉर्मूला है कि आप टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। फॉर्मूला अभी क्लियर नहीं हो तो अभी हम एक शेड्यूल सॉल्व करेंगे, तो उसमें जब हम उसको न्यूमेरिकली करेंगे तो आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरेज यूटिलिटी। Average utility, average is, it refers to the utility that is obtained by the consumer per unit of commodity consumed। इसमें आपको क्या अंडरलाइन करना है बच्चों? अंडरलाइन जरूर ध्यान रखना कि किसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, देखो ये पैराग्राफ आप जब ऐसे ही देख रहे हो वीडियो में तो आपको कुछ खास सारा पढ़ना पड़ेगा ना, तभी आपको मीनिंग क्लियर होगा। लेकिन अगर आप अंडरलाइन कर देते हो पर यूनिट, ठीक है, इट रेफर्स टू द यूटिलिटी पर यूनिट। ये देखो आपको ये अंडरलाइन करना है, यूटिलिटी पर यूनिट। तो जब भी आप इसको पढ़ोगे तो ये कितना आपको इजी लगेगा। ये देखो जैसे आप इसको पढ़ोगे यूटिलिटी पर यूनिट, जो इसके की पॉइंट्स है ना। इको में पढ़ने का तरीका क्या होता है बच्चों कि आपको की पॉइंट्स पता होने चाहिए कि कौन सा की पॉइंट आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी में आप किसको अंडरलाइन करेंगे? यूटिलिटी पर यूनिट। तो इसको आप सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हो फिर इजीली। इट रेफर्स टू द यूटिलिटी दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द कंज्यूमर per unit of commodity consumed। It is calculated by dividing TU by quantity। ठीक है, हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये TU by quantity। ठीक है, तो मान लो इन केस में एवरेज यूनिट, एवरेज यूटिलिटी दे रखी है और क्वांटिटी दे रखी है, तो आप टोटल यूटिलिटी को इसको कैसे, इससे कैसे निकालोगे? ये जो क्वांटिटी है इसको लेके जाना आगे
जब आप इसको आगे लेके जाओगे तो इधर क्वांटिटी है मल्टीप्लिकेशन में, आगे जाके ये क्या हो जाएगा, सॉरी इधर क्वांटिटी है डिवाइड में, आगे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो आप कह सकते हो TU इक्वल्स टू AU इंटू क्वांटिटी। ठीक है, जो हमने पिछली वीडियो में करा, पिछले स्लाइड में करा था, ये देखो ये हमने यहाँ यही लिख रखा ना, जो दूसरा फॉर्मूला। एक तो हमने लिखा है TU इक्वल्स टू सिग्मा MU, हमने इसको मार्जिनल यूटिलिटी में कैलकुलेट कर लिया, और दूसरा हमने लिखा है AU इंटू क्वांटिटी। तो ये यहाँ से आया है। ठीक है, ये हो गया एवरेज यूटिलिटी। उसके बाद अब हम कर लेते हैं बच्चों इसको एक शेड्यूल की हेल्प से। ठीक है, हम ये सारा कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा जो हमने कंसेप्ट करा है एवरेज यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक है, एक इनिशियल यूटिलिटी और होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो मैं इसमें नोट्स में नहीं ऐड कर पाई, लेकिन इनिशियल यूटिलिटी मैं बताऊंगी आपको। देखो, फर्स्ट आप यूनिट कंज्यूम करते हो, तो सिर्फ फर्स्ट यूनिट के कंजम्पशन से आपको कितनी मिलती है, 8 यूटिल मिलती है। अच्छा, एक पॉइंट और क्लियर कर लो, यूटिल का मतलब क्या जो यूटिलिटी है उसको हम किस में मेजर करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं यूटिल्स में। ओके, UTILS, ये लिख लेना। यूटिल्स क्या होता है, मेजरमेंट यूनिट ऑफ यूटिलिटी। ओके, तो जब हमने फर्स्ट क्वांटिटी परचेज करी, तो हमें इस फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी, परचेज नहीं करी, कंज्यूम करी, तो उस केस में क्या हुआ, यूटिलिटी हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, 8 यूनिट की। जब हमने सेकंड यूनिट कंज्यूम करी, ये ध्यान रखना, तो हमें इस सेकंड यूनिट के कंजम्पशन से क्या मिला, 6 यूटिल। थर्ड यूनिट कंज्यूम करी तो हमें थर्ड यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिली, 4 यूनिट। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी तो हमें इससे मिली 2 यूनिट। फिफ्थ से हमें मिली कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, और सिक्स्थ से हमें मिला नेगेटिव यूटिलिटी। तो यू कैन सी कि मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन हो रही है ना, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम ही होती जा रही है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 पे जाके नेगेटिव हो जाती है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमारा अगला टॉपिक होगा, लेकिन अभी से ये ध्यान रखना, जब आप यूटिलिटी कर्व या यूटिलिटी के लिए वैल्यूज लोगे, तो मार्जिनल के लिए आपको कैसे लेनी है वैल्यूज, हमेशा उसको डिक्लाइन करते जाना। ठीक है, और उसको फिर 0 पे ले जाके नेगेटिव पे भी आपको शो करना। कोई भी नंबर ले सकते हो आप। ठीक है, लेकिन उसका फॉर्मेट यही होना चाहिए। ठीक है, कि आपने उसको डिक्लाइनिंग लिया और उसके बाद 0 पे ले जाके -2 कर दिया। उसके बाद है हमारा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट यूनिट पे हमें 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे, तो हमें कितने यूटिल्स मिले, 8 यूटिल्स मिले। जब हमने 2 यूनिट कंज्यूम करी, तो दोनों यूनिट से हमको कितने मिले, 8 + 6 14 मिले। ठीक है, और फिर जब हमने 3 यूनिट कंज्यूम करी, तो जब हमने 3 यूनिट कंज्यूम करी तो तीनों यूनिट से हमें, सॉरी ये 8 + 6 14 है, जब तीनों यूनिट कंज्यूम करी तो क्या हमें मिला, 8 + 6 + 4 सॉरी, ये मिले आपको 18 यूटिल्स। ठीक है, फिर इन चारों की यूटिलिटी को प्लस कर देंगे तो मिलेगा 20। और फिर फिफ्थ यूनिट की अगर आपको टोटल यूटिलिटी निकालनी है, तो इन पांचों को प्लस कर दो। जब आप इन पांचों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 20, क्योंकि यू आर एडिंग नथिंग, है ना, यू आर एडिंग 0। अच्छा, फिर जब आप 6 के 6 को प्लस करोगे करोगे और ये देखो यहाँ लिखोगे, तो -2 ऐड किया तो ये क्या हो गया, डिक्लाइन हो गई 18। ठीक है, अब हम एवरेज यूटिलिटी निकालेंगे। ठीक है, एवरेज यूटिलिटी क्या होता है बच्चों, पर यूनिट यूटिलिटी। तो पर यूनिट टोटल यूटिलिटी कितनी मिली हमें, अगर हम सिर्फ फर्स्ट यूनिट को देख रहे हैं, तो एक यूनिट से हमें मिली 8, तो 8/1, ये आ गया यहाँ पे 8। ठीक है, फिर जब हम 2 यूनिट्स की टोटल एवरेज यूटिलिटी निकालेंगे, तो 2 यूनिट से हमको टोटल कितनी मिल रही है, 14, और 14 डिवाइडेड बाय 2,
2 में डिवाइड करेंगे 14 को, तो कितनी हो गई इसकी एवरेज यूटिलिटी? हो गई 7। ठीक है, फिर है आपका ये थर्ड यूनिट। जब आप थर्ड यूनिट पे आते हो तो आप देख सकते हो टोटल तीनों यूनिट से आपको कितनी मिल रही है यूटिलिटी? टोटल 18। तो एक यूनिट में अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 3 से 18 मिल रही है, तो एक यूनिट से कितनी मिली आपको? 6 यूटिल। ठीक है, ऐसे ही 20/4 5, 20/5 4, और उसके बाद 18/6 3। ठीक है, ये हो गया एवरेज यूटिलिटी का कंसेप्ट। ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो, अब हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होता है बच्चों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो हमारी स्लाइड है, इससे हम क्या स्टार्ट करेंगे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो टॉपिक है इसका आपको नाम लिख लेना बच्चों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, या फिर लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिक्लाइनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो LDMU। ठीक है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते। देखो, ये कोई चिंटू है, ठीक है, इसने अपने पेरेंट्स से जिद करी कि मुझे एक पिज्जा चाहिए। ठीक है, इसकी मदर ने इसको एक पिज्जा दिला दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने एक पिज्जा खत्म किया, इसको बड़ा मजा आया। ठीक है, अब इसकी मम्मी ने इसको बोला कि चलो एक और पिज्जा खा लो। ठीक है, तो इसने क्या किया, दूसरा पिज्जा लिया, तो उसमें इसको ज्यादा मजा नहीं आया, इसमें उसको मजा तो आया लेकिन कम मजा आया। ठीक है, फिर इसकी मदर ने क्या किया, इसको एक और पिज्जा दिला दिया, चल अब ये भी खा, है ना, बड़ी जिद कर रहा था पिज्जा खाने के लिए, चल अब तू इसको और खत्म कर। तो ये क्या करेगा, बड़ी मुसीबत हो जाएगी इसको, है ना, इसके एक्सप्रेशन देख सकते हो, तो लगा, कैसे खाऊं मैं इसको। अच्छा, फिर इसकी मदर ने क्या बोला, चल बेटे इतनी जिद करता था ना, आज तू एक और पिज्जा खा। तो अभी तक तो इसका ऐसे था ना, अब इसका क्या हो गया, ऐसे, है ना, कि अभी तक तो इसको पिज्जा बड़ा पसंद आ रहा था, लेकिन अब इसको पिज्जा पसंद नहीं आया। आप नोट कर सकते हो कि इसने फर्स्ट पिज्जा खाया तो उससे इसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, बहुत सेटिस्फेक्शन मिली। लेकिन जब इसने सेकंड पिज्जा खाया तो इसको पहले वाले जितनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, है ना, फिर भी इसने चलो कैसे करके उसको कंज्यूम कर लिया। फिर इसकी मदर ने इसको तीसरा, बड़ा कलेश मचा रखा है ना, पिज्जा चाहिए पिज्जा चाहिए, इसकी मदर ने क्या करा, इसको एक और पिज्जा दिला दिया। जब इसको एक और पिज्जा मिल गया तो इसको खाना भाई मुश्किल हो गया। अच्छा, इसकी मदर ने क्या करा, चल बच्चू तू एक और पिज्जा खा। अब क्या हुआ, इसके पेट दर्द स्टार्ट होना शुरू हुआ, मुझसे नहीं खाया जाएगा। लेकिन इसकी मदर ने इसको सबक सिखाने की ठान ली थी, है ना, उसने क्या किया, इसको एक और पिज्जा, चल बेटे तू एक और पिज्जा खा। अब क्या हुआ, ये उल्टी कर देगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि आप हर एक एडिशनल यूनिट से जो यूटिलिटी कंज्यूम कर रहे हो, जो यूटिलिटी ले रहे हो, वो हमेशा डिक्लाइन होती जाती है। तो फर्स्ट यूनिट को यूज करके आपको जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेकंड यूनिट को कंज्यूम करके आपको उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। थर्ड यूनिट को कंज्यूम करके और कम, और ऐसे ऐसे करके आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो जीरो पे चला जाता है और नेगेटिव पे चला जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, इसका मतलब यू आर नॉट हैविंग एनी सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दैट यूनिट। और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि वहां से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, वहां से आपको उसको कंज्यूम करने से नुकसान होना स्टार्ट हो गया। ये मतलब होता है बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी के नेगेटिव होने का। ओके, कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करो आपकी मदर है, आपके घर कोई गेस्ट आया। ठीक है, गेस्ट आया तो भाई मदर बड़ी खुश है, अरे जी आओ जी आओ जी, बैठो जी, बड़े दिनों बाद मिले, है ना। अब गेस्ट रुक गया घर, पहले दिन तो चलो ठीक है, अच्छा लगा। कुछ दिन बाद आपकी मदर ने सोचा कि चलो जी ठीक है, और 2-4 दिन निकाल लेते हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा, बड़े दिनों बाद है, चलो जी एक दिन और रुको।
उसके बाद क्या हुआ, वो गेस्ट रुका ही रहा। अब आपकी मम्मी ने सोचा, क्या भाई कभी जाएगा नहीं क्या, यहीं रहेगा। अब क्या हो गया, यहाँ से यूटिलिटी डिक्लाइन ही हो रही है। जो हैप्पीनेस आपको फर्स्ट डे मिली थी, वो हैप्पीनेस सेकंड डे नहीं मिलेगी। फर्स्ट डे तो आओ जी बैठो, क्या खाओगे क्या मंगवाओ। सेकंड डे आपको उतनी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी उसके रहने से। अब नॉर्मल, हाँ ठीक है भाई रह रहा है। थर्ड डे आपको क्या लगेगा, अरे इसके लिए और काम करो, है ना, ये तो रह ही रहा है, ये तो जा ही नहीं रहा। अब क्या होगा, आप परेशान हो जाओगे, क्या बात है भाई कब जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद वो फिर भी नहीं जा रहा, तो आपका जो परेशानी का लेवल है वो और भी बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे परेशानी का लेवल आपका बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके जो इमोशंस है वो कम होते जाएंगे, है ना। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, हाँ भाई आए हो, चलो भाई। फिर उसके बाद एक दो दिन बाद फिर और थोड़ा सा ठीक लगा, अरे अरे रुको ना दो चार, वो जा ही नहीं रहा। आप सोच रहे हो कब जाएगा, नहीं जा रहा क्या। उसके बाद हे भगवान जा क्यों नहीं रहा, ठीक है। और उसके बाद आप और ज्यादा परेशान हो जाओगे, भाई जा। और उसके बाद जब वो चला जाएगा तो आप उसको धक्का मारोगे, गया, अब मत आना थोड़े दिन के लिए, है ना। ये हमारा क्या था कि जब कोई हमारे यहाँ आता है ना तो स्टार्टिंग में हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद उसकी वैल्यू धीरे धीरे हमारे लिए कम होती जाती है, ठीक है। तो ये क्या लॉ है बच्चों, ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जब स्टार्टिंग में आपको कोई चीज कंज्यूम करने को मिलती है तो आपको वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसका कंजम्पशन बढ़ाते हो आपको वो चीज उतनी ज्यादा पसंद नहीं होती है, ठीक है। तो according to the law of declining marginal utility या diminishing marginal utility, the marginal utility gained from each extra unit decreases with increasing consumption। जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाओगे वैसे ही मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती जाएगी, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। इसमें अंडरलाइन क्या करेंगे, अच्छा एक हमने इनिशियल यूटिलिटी टॉपिक और करा था, तो इनिशियल यूटिलिटी भी आप लिख लेना बच्चों। जब आप टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी लिखोगे ना, उसमें एक पॉइंट बना, एक टाइप बना लेना इनिशियल यूटिलिटी। तो इस इनिशियल यूटिलिटी में आप लिख लेना नोट्स में, क्या लिखोगे, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जो कमोडिटी की फर्स्ट यूनिट से आपको यूटिलिटी मिलती है वो होती है बच्चों इनिशियल यूटिलिटी। तो ये डेफिनेशन इसकी लिख लेना। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, मार्जिनल यूटिलिटी गेन्ड, मार्जिनल यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन। आपको ये अंडरलाइन कर लेना, इसके कुछ एक अजम्पशंस भी है, ठीक है। हमेशा डिक्लाइन नहीं होती है मार्जिनल यूटिलिटी, कई बार यूटिलिटी सेम भी रह जाती, मार्जिनल यूटिलिटी हर हर यूनिट की सेम भी रह जाती। कब डिक्लाइन होगी, इसमें कुछ एक अजम्पशंस है, तो ये अजम्पशंस आपको जरूर लिखनी है। जब आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिखोगे तो आपको क्या करना है, ये एक डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये अजम्पशंस भी बतानी। सबसे पहली अजम्पशन, द क्वालिटी ऑफ द सक्सेसिव यूनिट ऑफ गुड्स शुड रिमेन द सेम। जो हर सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली, हर सक्सेसिव यूनिट की क्वालिटी जो है वो सेम, अरे वो सेम है, हर सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली जो क्वालिटी है वो सेम है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट जो यूनिट कंज्यूम करी है वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, लेकिन जो सेकंड यूनिट कंज्यूम करी है वो घटिया क्वालिटी की, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ोगे, एलएमडीयू पढ़ोगे, तो आपको सारी यूनिट्स जो है वो सेम क्वालिटी की रखनी है, ठीक है। अगर मान लो आपने एक एप्पल लिया बहुत अच्छी क्वालिटी का और दूसरा एप्पल लिया आपने गला हुआ, तो डेफिनेटली जो गला हुआ एप्पल है उससे तो आपको कम ही यूटिलिटी मिलेगी ना। तो जब आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर करते हो बच्चों, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है,
आपको सारे ही यूनिट्स सेम क्वालिटी की रखनी चाहिए, पहली इसकी अजम्पशन है। उसके बाद सेकंड अजम्पशन है इसकी, कंजम्पशन ऑफ गुड्स शुड बी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन शुड बी देयर। देखो, आपको मान लो चाय पीने की बहुत ज्यादा आदत है, आज सुबह 1 कप चाय पी, कल सुबह फिर आपने 1 कप चाय पी, परसों सुबह फिर आपने 1 कप चाय पी। तो ये ऐसा नहीं, इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं अप्लाई होगा। ये क्या केस हो गया कि आपको तो हर कप ऑफ टी से यू आर गेटिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन, है ना। हम कंपेयर कब करेंगे, जब हमारे को जो मिलने वाली यूटिलिटी है, उस वो जो कमोडिटीज हैं, वो जो यूनिट्स हैं, वो कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस है। आपने अभी 1 कप चाय पी, फिर दूसरा कप चाय पी, फिर तीसरा कप चाय पी, ये कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन है, ठीक है। देयर शुड बी नो चेंज इन मेंटल आउटलुक, नो चेंज इन मेंटल आउटलुक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप किसी चीज के बारे में आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, वो सब चेंज नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपको कोई चीज पहले पसंद हो और फिर बाद में ना पसंद हो, ठीक है। आप जब यंग एज में थे आपको कार्टून देखना बहुत पसंद था, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ग्रो हुए, आपको क्या रहेगा, कार्टून देखना ज्यादा पसंद नहीं रहेगा। उस टाइम पे आपको सॉन्ग्स, मूवीज, ये सब देखना ज्यादा पसंद होगा, है ना। छोटे बच्चे होते हैं, उनको सॉन्ग्स वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, उनको अपनी राइम्स में इंटरेस्ट होता है ना। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हमको राइम्स में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, हमें सॉन्ग्स में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये क्या होता है, ये होता है मेंटल आउटलुक, कि आप जैसे जैसे ग्रो करते हो, आपकी मेंटेलिटी चेंज होती है, ठीक है, आपके अंदर मेच्योरिटी आती है, तो आपकी टेस्ट भी चेंज होता है। तो मेंटल आउटलुक चेंज नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आप ये देख रहे हो कि एक पर्सन जब 6 साल का था उसको मैगी पसंद थी, और वो जब 40 ईयर्स का हो गया तो उसको मैगी पसंद है कि नहीं है। उस टाइम पे तो उसमें बहुत चेंज आ गया होगा ना, उसकी एज बढ़ने के साथ साथ उसके मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, उसमें मेच्योरिटी आ जाती है, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कंपेयर करेंगे, जो मेंटेलिटी है वो सेम होनी चाहिए। तो देयर शुड बी नो चेंज इन मेंटल आउटलुक ऑफ द कंज्यूमर। द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द गुड इन क्वेश्चन शुड नॉट बी वेरी लेस, बहुत कम स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी टेकन, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी क्या हेडिंग बनाओगे बच्चों, इसकी हेडिंग बना लेना आप, स्टैंडर्ड यूनिट्स शुड बी टेकन, स्टैंडर्ड यूनिट्स शुड बी टेकन, ओके। तो ऐसे नहीं है कि आप कंपेयर कर रहे हो, जैसे एक सिप ऑफ टी, दूसरा सिप ऑफ टी, तीसरा सिप, नहीं, ठीक है। आप किसको कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी को, ठीक है। जैसे हमने वो पिज्जा वाले एग्जांपल में लिया, ऐसे नहीं है ना कि एक बाइट से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी से कितना मिला, तीसरी से कितना मिला, नहीं। स्टैंडर्ड यूनिट्स शुड बी कंपेयर्ड, ओके। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये भी वही है, स्टैंडर्ड यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। कुल मिला के ये दोनों फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है, ये एक ही है, इसको एक ही पॉइंट में लिख लेना। तो आपको हेडिंग बनानी है नोट्स में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और उसके बाद ये उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है, और ये इसकी अजम्पशन लिखनी है। ये बन गया हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद इसको हम शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड कर्व। कैसे शो करेंगे हम इसको, विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल और कर्व, ठीक है। तो शेड्यूल देखो, हमने ये सेम एग्जांपल लिया है, फर्स्ट यूनिट से हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी 8, 6, 4, 2, 0, -2। आपको रीजन पता चला ना, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कॉन्टिन्यूअस क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। क्यों हो रही है डिक्लाइन, क्योंकि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे उस चीज का हमारे लिए इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली थी, फर्स्ट यूनिट से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी 8, से 2 यूनिट से, सिर्फ सेकंड नहीं, 2 यूनिट से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 8 + 6 14, और 3 यूनिट से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 8 + 6 + 4 18।
ऐसे ही हम सारी टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद इसको कर्व में हम शो करेंगे। ये देखो, ये है ओ एक्स एक्सिस और ये है ओ वाई एक्सिस। हम हमेशा जब भी कर्व बनाते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं, ओ एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, जिसके बेसिस पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और ओ वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, जिसको स्टडी कर रहे हैं। अभी हम इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या शो करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी है ना, टोटल यूटिलिटी। तो हम यहाँ पे ओ वाई पे किसको स्टडी कर रहे हैं, यूटिलिटी को, तो ये हमने लिख दिया टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और ओ एक्स पे हम किसके बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं, कि फर्स्ट यूनिट की कितनी है, सेकंड यूनिट की कितनी है, थर्ड यूनिट की कितनी है, ठीक है। तो ये इसके बेसिस पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब ये कर्व बनाएंगे। देखो फर्स्ट यूनिट पे टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 8। फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 8। ये आपने यहाँ पर डॉट लगा दिया, ठीक है। फिर सेकंड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 6। तो सेकंड यूनिट पे आपने लगा दिया 6, ठीक है। और फिर थर्ड पे 4, 4 पे 2, और 5 पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 0। 5 पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 0, और 6 पे कितनी है, -2। तो आप ये ड्रॉ कर देंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे टोटल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी कर्व में आप देख सकते हो, फर्स्ट यूनिट पे टी यू एंड एम यू बोथ आर सेम, आपने यहाँ लगा दिया निशान। सेकेंड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितनी है, 14, तो ये सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितनी है, 14। आप ये देख सकते हो, ये पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ, ठीक है। फिर थर्ड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितनी है, 18, तो हमने थर्ड यूनिट पे 18 लगा दिया। फोर्थ यूनिट पे हमने लगा दिया 20, और फिफ्थ यूनिट पे हमने लगा दिया 20, ठीक है। और सिक्स्थ यूनिट पे डिक्लाइन, यहाँ से क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये यहाँ से कम होने स्टार्ट हो गई, तो फिर हमने ये टोटल यूटिलिटी कर्व बना लिया, ठीक है। इसके बारे में आपको कुछ एक ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं। तो टोटल यूटिलिटी है, इसके बारे में आपको कुछ एक ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन जो लिखोगे आप, क्या लिखोगे, नोट्स में लिखना स्टार्ट कर देना। ऑब्जर्वेशन, एक सेकेंड, ये मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। ओके, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आप क्या देख रहे हैं इसमें, ओके, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि टीयू इज इंक्रीजिंग। टीयू क्या है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग, स्पेलिंग को थोड़ा इग्नोर कर देना। टीयू इज इंक्रीजिंग व्हेन एमयू इज पॉजिटिव। जब एमयू पॉजिटिव है, जब तक एमयू पॉजिटिव है, ये देखो यहाँ ये प्लस में है ना, फोर्थ यूनिट तक, फोर्थ यूनिट तक एमयू पॉजिटिव है, तो तब तक आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, व्हेन टी यू इज मैक्सिमम। टी यू है मैक्सिमम कब, व्हेन एम यू इज 0। एम यू इज 0, जब एम यू 0 है तो टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम। 0 कहाँ पे है, 5 यूनिट पे, तो आपको ये यहाँ पे देखो टी यू मैक्सिमम। तो टी यू मैक्सिमम कहाँ पर होती है, जहां पर तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, ओके। अच्छा, फिर ये पॉइंट देखो, टी यू इज डिक्लाइनिंग। थर्ड पॉइंट है दैट टी यू इज डिक्लाइनिंग। कब डिक्लाइन, कब कम कब हो रही है टी यू, व्हेन एम यू इज नेगेटिव। जब एम यू नेगेटिव है तो टी यू क्या हो रही है, टी यू डिक्लाइन हो रही है। तो ये क्या है बच्चों, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया है, आपको यहाँ प्लेस नहीं करना है, जो कर्व है उसके नीचे आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, और इनकी हेडिंग आपको क्या बना देनी है, ऑब्जर्वेशन।
ठीक है, ऑब्जर्वेशंस आपको ये पॉइंट बना दे, इसकी हेडिंग बना देना। और आपको ये ऑब्जर्वेशन कहाँ लिखने हैं, यहाँ पर नीचे, यहाँ कर्व जो है, कर्व के नीचे आपको इनको प्लेस करना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। तो ये तीन इसके रिलेशनशिप है। अच्छा, एक फोर्थ पॉइंट और बना सकते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, दैट टी यू इक्वल्स टू, टी यू क्या होता है, सम ऑफ एम यू सिग्मा एम यू एंड एम यू इक्वल्स टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। ठीक है, हम टी यू को एम यू से निकाल सकते हैं और एम यू को टी यू से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है इसका ऑब्जर्वेशन या चार रिलेशनशिप है। कभी भी रिलेशनशिप आए बिटवीन टी यू एंड एम यू तो उसमें आपको क्या लिखना है बच्चों, उसमें आपको ये चार पॉइंट लिखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में कुछ एक, अरे एक ओके, ये कुछ एक पॉइंट्स है मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पॉइंट्स। पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, व्हेन यू आर हैविंग सम बेनिफिट फ्रॉम द कमोडिटी देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। जीरो मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स व्हेन यू आर नॉट हैविंग एनी सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। तो आपको जीरो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब दैट कमोडिटी इज हैविंग जीरो मार्जिनल यूटिलिटी फॉर यू। नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स आपको कंजम्पशन से फायदा नहीं है, आपको कंजम्पशन से नुकसान हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लेना। नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी occurs when the consumption of one more unit decreases the overall utility। ठीक है, जब एक यूनिट का कंजम्पशन आपकी ओवरऑल यूटिलिटी को कम करता है, या फिर a commodity's overconsumption can lead to dissatisfaction. When you are getting dissatisfaction from the consumption, it means you are getting negative utility. When you are getting positive satisfaction, then you are getting positive marginal utility. When you are getting no satisfaction from the consumption, then it means that commodity is having zero marginal utility for you. Okay, तो ये हो गए तीन सिचुएशंस मार्जिनल यूटिलिटी के। उसके बाद बस यहाँ तक ही था। तो इसमें ये जो असाइनमेंट है बच्चों, ये जो पीपीटी है, इसमें क्या नहीं है, इसमें नहीं है, क्या बताया था मैंने, इनिशियल मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इनिशियल मार्जिनल यूटिलिटी आपको इसमें एड ऑन करना है। और जो रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के जो ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, कि जब एम यू पॉजिटिव है तो टी यू इंक्रीज हो रही है, एम यू जीरो है तो टी यू मैक्सिमम है, और जब एम यू डिक्लाइन हो रही है तो टी यू डिक्लाइन हो रही है, सॉरी एम यू नेगेटिव है तो टी यू डिक्लाइन हो रही है। ये जो तीन पॉइंट्स हैं, ये तीन पॉइंट्स आपको अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, बाकी यूटिलिटी के बारे में हमारा आज की जो क्लास थी उसमें बस इतना ही था। यूटिलिटी बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें से पेपर में कभी कभी आ भी जाता है, ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है लेकिन आता है थोड़ा बहुत। तो ये बहुत ही इजी है, प्लस इसका जो न्यूमेरिकल है, जो इसका फॉर्मूला है, टी यू से ए यू कैसे निकालते हैं, यू से टी यू कैसे निकालते हैं, टी यू से एम यू कैसे निकालते हैं, ये सारे फॉर्मूले आपके कई सारे चैप्टर्स में आएंगे। ठीक है, रेवेन्यू में, कॉस्ट में, कई सारे चैप्टर्स में आएंगे। तो ये फॉर्मूले आपको इस टॉपिक के लिए अगर नहीं भी करना है तो भी आपको अल्टीमेटली ये शेड्यूल समझना ही पड़ेगा। इस टॉपिक में नहीं तो किसी और चैप्टर में करोगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।